सर ये वोट चोर गद्दी छोड़ एसआईआर वो कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म कर दी। जहां पर आप जीत जाते हैं कर्नाटक, जहां पर आपको मेजोरिटी मिल जाती है अन्य जगहों पर, लोकसभा चुनाव में आपको अप्रत्याशित जीत मिल जाती है, तो वो तब वो बैलेट ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। जहां आपको नहीं मिलता, अनुकूल नहीं होता, वो खराब है। कि जो अर्थव्यवस्था छलांग लगाने की स्थिति में आ जाए, आज बिहार की अर्थव्यवस्था वहां खड़ा है और ये नीतीश कुमार का सौजन्य है। कई देश के विकसित राज्यों के मुकाबले बिहार ने बहुत तेजी से अपनी गरीबी कम की है। कांग्रेस ने विकास की यात्रा पर उसने ग्रोथ मॉडल बनाया। उस ग्रोथ मॉडल में बिहार सबसे हाशिए पर उन्होंने रखा। नीतीश जी 20 साल से लगभग राज में, 20 साल काफी लंबा समय होता है कुछ भी कोर्स करेक्शन करने के लिए। बिहार सबसे पॉपुलस स्टेट। बिहार ने 3 डिवीजन अपने दौर में देखे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो नारे लगते थे नवीन जी झारखंड में कि बिहार के पास क्या बचा, आलू बालू और लालू। लालू जी प्रतीक थे कुशासन के। टाइम से लेकर, गार्डियन से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर, अगर मैं सबका कोट करूं नवीन जी, तो माना जाता था कि बिहार देश पर बोझ बन चुका। उस बिहार को नीतीश कुमार ने निकालकर यहां तक पहुंचाया। क्योंकि सेहत को लेके भी कई बार सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें एक सुनियोजित ढंग से चुनाव में प्रचारित की गई। आपका गठबंधन जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार को कंटिन्यू करेंगे एज अ सीएम? जहां तक नेतृत्व के विजन का सवाल है, नीतीश जी का कोई विकल्प बिहार में किसी दल में नहीं। तेजस्वी को आप किस तरह देखते हैं? और क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं तो ये पीके फैक्टर, ये समीकरण क्या बन रहा है और इसका क्या असर हो सकता है पॉलिटिक्स में? उनका नेतृत्व कोई बहुत उम्मीद पैदा नहीं करता। कितनी सीट आएंगी लगता है? मैं ये सर थोड़ा आप तो पत्रकार वाला, अब अपना एनालिसिस बताइए। मैं सीटों पर कोई अभी फोरकास्ट नहीं कर सकता नवीन जी। राजनीति के कुछ सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने बंद कर दिए हैं, प्रशांत किशोर या उनके समूह के लोग जो ऐसे सवाल बुनियादी उठा रहे हैं, वो लंबा समय लगेगा। ये आपने खुद एडमिट किया कि जो सवाल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने छोड़ दिए वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, तो मतलब आपकी पार्टी ने भी वो सवाल उठाने छोड़ दिए? प्रशांत किशोर ने नहीं, मैंने कहा उस समूह ने वही लीड कर रहे हैं ना। ठीक है, पर वही नहीं, बाकी उसमें और भी लोग हैं जो समूह के सवाल उठा रहे हैं। तो क्या मोदी जी चेहरा है या नीतीश चेहरा है? दोनों चेहरा। कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी कहते हैं कि पूरी तरह से जा नहीं पाई, ये इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जातीय आइडेंटिटी बिहार में है, तो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे आप? क्या मैं 12 वर्ष रहा, ये पर्याप्त नहीं है? हरिवंश जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सीधा आता हूँ, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बिहार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पहले आपने वहाँ बहुत पत्रकारिता भी करी है, उसके बाद फिर आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है। क्या लगता है चुनावों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पहले तो बहुत वर्षों बाद आपसे मिलकर नवीन जी व्यक्तिगत प्रसन्नता है हमारे लिए, और आपको एक बड़े प्रखर पत्रकार के रूप में मैं भी जानता हूँ। बिहार का चुनाव, बिहार आज उस स्टेज पर खड़ा है जिससे मशहूर अर्थशास्त्री जो दुनिया के हुए, जिन्होंने कहा कि कब एक अर्थव्यवस्था छलांग लगाने की ओर है। रोस्टो ने कहा कि जो अर्थव्यवस्था छलांग लगाने की स्थिति में आ जाए, यानी बिल्कुल विकसित होने की स्थिति में, आज बिहार की अर्थव्यवस्था वहां खड़ा है और ये नीतीश कुमार का सौजन्य है। 2005 में उन्होंने बिहार संभाला। बिहार तब तक देश का सबसे अशासित राज्य, विकास के पैमाने पर सबसे नीचे का राज्य, कानून और प्रशासन की दृष्टि से लाइलाज, दुनिया की मशहूर पत्र पत्रिकाएं टिप्पणी करती थी कि ये एक डेमोक्रेटिक बर्डन है, इसका डेमोक्रेटिक पद्धति से इलाज नहीं हो सकता। उस राज्य को नीतीश कुमार ने निकाला और आज विकास के लिए वो छलांग लगाने को तैयार है। कई चीजों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहा है। गरीबी कम करने में आपको आश्चर्य होगा जान करके कि कई देश के विकसित राज्यों के मुकाबले बिहार ने बहुत तेजी से अपनी गरीबी कम की है। हरिवंश जी लेकिन आज भी जो हंगर इंडेक्स है या एम्प्लॉयमेंट है, आज भी माइग्रेशन करनी पड़ती है, लोगों को बाहर जाके पैसा कमाना पड़ता है। स्टेट्स में इतने रिसोर्सेज नहीं है, स्टेट्स में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। रिलेटिवली बेटर है जो आप बोल रहे हैं, आंकड़े समझ आते हैं, लेकिन आज भी अगर आप बोलें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उन स्टेट से तो बहुत ही पीछे है। नवीन जी, जो आपने बातें कही उसके पीछे एक लंबा दौर है जिसको हमें समझना चाहिए। लंबा दौर से आप लोग का राज भी है ना सर, उसको समझना होगा जब हम बिहार के बारे में ये कहें। 48 में बिहार, 48 से 50 के बीच बिहार भी अन्य राज्यों के
मुकाबले अपनी नई यात्रा शुरू की उसने। उस दौर को फेज को आप देखें तो सिर्फ अंग्रेजों से शासन कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने विकास की यात्रा पर एक एक उसने ग्रोथ मॉडल बनाया। उस ग्रोथ मॉडल में बिहार सबसे हाशिए पर उन्होंने रखा। बिहार सबसे अधिक उस दौर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो था ही, अन्य दृष्टि से भी संपन्न था और नेशनल जो आपका जीडीपी था उसमें बिहार का बड़ा योगदान होता था। पर उस बिहार को कैसे कंगाल और खराब हालत में कांग्रेस दौर में वो स्थिति पहुंची, उसको अगर जानना हो तो एक चीज सिर्फ मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने वहां से मिनरल्स निकालकर फ्रेट इक्वलाइजेशन किया, यानी भाड़ा समानीकरण की नीति, वहां से कोयला निकाले, वहां से अन्य खनिज निकाले और बंबई से लेकर तमिलनाडु में भी वो उसी भाव पर मिले जो झारखंड में मिले, जो बिहार में मिले। आज का झारखंड है वो। तो बिहार जब झारखंड के साथ था, वो सबसे देश का मिनरल रिच स्टेट था, तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके उसको डिस्क्रिमिनेट करके सबसे पीछे ले जाया गया। ये कांग्रेस दौर की कहानी है जो लंबा चला, उसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, उस दौर में क्या हुआ एग्रीकल्चर के मामले में, जिसके बारे में थॉमस मूर जो पहला ब्रिटिश एम्बेसडर था, जिसने कहा मुगल बादशाह जो थे 17वीं शताब्दी के शुरू में, कि बंगाल पूरे देश को खिलाता है, तब बिहार बंगाल का अंग होता था। यानी बिहार और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश ये इतने एग्रीकल्चरली रिच स्टेट थे कि ये पूरे देश को खिलाने की क्षमता रखते थे। यही कहा थॉमस मूर ने उनको। पर वो राज्य कैसी किस हालत में पहुंच गया, 67 में वो भयानक अकाल पड़ा। ये सब कांग्रेस की नीतियों की देन थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में पंजाब में सबसे अधिक, हरियाणा में सबसे अधिक, हरियाणा बाद में पंजाब से निकल कर बना, सबसे अधिक उस वक्त की सरकार ने इन्वेस्ट किया। भाखड़ा नांगल बांध वहां बनाया, पर बिहार में कोई चीज इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बिहार के बारे में तब लिखा गया कि कैसे बिहार देश की कॉलोनी बन गया। ये 62 में एक किताब आई, 61 या 62 में, सचिदानंद सिन्हा की, कैसे बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया बन चुका है। तो बिहार को जो एक एग्रीकल्चरली उन्नत राज्य था, उसको आपने कॉलोनी भारत का बना दिया। वहां से फिर फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति बनाई, जिसकी खिलाफत नीतीश जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने कहा, उसके बाद वो खत्म हुआ। इस कारण वो उन्होंने स्पेशल स्टेटस का हक मांगा। तो बिहार को पिछड़ा और अविकसित बनाए रखने का लंबा दौर चला। ये तो पूरी कहानी 2005 से बिहार के विकास की शुरू हुई है। 2005 से लेकर 20 के बीच, यानी लगभग आप समझे 20 वर्षों में, 25 के बीच, बिहार आज छलांग लगाने की स्थिति में है। तो हम उस आधार से, बिहार का आधार शुरू होता है 2005 से, 1950 यानी 48-50 से लेकर 5 के बीच आप देखें तो वो कांग्रेस का लंबा दौर रहा। बीच में मिलीजुली सरकारों का दौर आया। उस वक्त या तो ग्रोथ स्टेगनेंट था, या जो सामाजिक लड़ाई थी वो बड़े उस दौर में थी जहां पर सामाजिक जातीय संघर्ष था, कानून व्यवस्था की भयंकर स्थिति थी, वो पिछड़ेपन का दौर। नीतीश जी 20 साल से लगभग राज में, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो उन्होंने भी काफ़ी पाले बदले हैं, ऐसा पॉलिटिकली जो उनको सूट किया उन्होंने किया। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ सर, 20 साल काफ़ी लंबा समय होता है कुछ भी कोर्स करेक्शन करने के लिए। आप इस बात से मानते हैं नहीं मानते? पहली चीज मैं आपको बताऊं, उस कोर्स करेक्शन में आपको कुछ वाइटल चीजें मैं इन्फॉर्म करने के लिए आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। एक पुल सिर्फ नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने के लिए एक पुल हुआ करता था। वो भी पुल बनाया था विश्वेश्वरैया ने, और बना था वो लगभग 50-52 के दौर में, जब पंडित जी ने कहा तब मोकामा में पुल बना, और विश्वेश्वरैया जी की उम्र 90 वर्ष हो चुकी थी, तब जाकर उन्होंने लोकेट करके। दूसरा पुल 81 में जो बना पटना और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए, उसकी शुरुआत 67 में मिलीजुली सरकारों ने किया। यानी एक पुल बनने के लिए बिहार को लगभग 30-35 वर्ष इंतजार करना पड़ा। आज दर्जनों पुल हैं जो जोड़ते हैं। 1100 से अधिक पुल नीतीश जी के कार्यकाल में बना। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सत्ता में आते ही कहा था कि कोई 4 घंटे में पटना पहुंच जाए, 6 घंटे में पटना पहुंच जाए, मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूं। वो उन्होंने दिया। एक चीज आप स्वीकार करेंगे, बिहार सबसे पॉपुलस स्टेट। बिहार ने 3 डिवीजन अपने दौर में देखे हैं। पहले वो बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग होने के बाद फिर वो उड़ीसा से अलग हुआ, दूसरा दौर, फिर तीसरा झारखंड उससे अलग हुआ। जब झारखंड अलग हुआ तो नारे लगते थे उन दिनों नवीन जी झारखंड में कि बिहार के पास क्या बचा, आलू, बालू और लालू। आलू का मतलब होता था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बचा, जो बहुत अधिक उत्पादन उस वक्त नहीं होता था। बालू
यानी कुछ अब उसके पास जो कहा था इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो सारे थे, मिनरल्स जो थे, वो तो चले गए झारखंड में। और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के नाम पर हुआ था वो तो झारखंड में चला गया, बिहार के पास कुछ नहीं। और लालू जी प्रतीक थे कुशासन के, यानी एब्डक्शन, अपहरण से लेकर के और जितने लॉलेसनेस थी, और आर्थिक विकास के पैमाने पर देखिएगा सबसे नीचे बने रहने को बिहार अभिशप्त था। तो ये प्रतीक था। वहां से 2005 से शुरू करके 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने आपके बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से भी उन्होंने आगे पहुंचाया। एवरेज क्या हाल था 2000 का? 2000 के फिगर्स बता रहे हैं कि 90 तक देश के जीडीपी में बिहार का योगदान लगभग 4% के आसपास कुछ था, घटकर वो 2-2.5% के आसपास रह गया। ये स्थिति बन गई कि अगर 90 या 2005-2000 के दशक में 100 रुपए कोई अगर देश में प्रति व्यक्ति कमाता था, तो बिहार में 25 रुपए उसकी आमद होती थी, यानी 1/4 रह गया था। ये बिहार की स्थिति थी। वहां से बिहार को यहां तक खड़ा करना, ये श्रेय तो नीतीश कुमार को है। और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी कहने की जरूरत नहीं, एब्डक्शन पर्याय बन चुका था। और उसके बारे में बताया टिप्पणी, टाइम से लेकर, गार्डियन से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर, अगर मैं सबका कोट करूं नवीन जी, तो माना जाता था कि बिहार देश पर बोझ बन चुका। उस बिहार को नीतीश कुमार ने निकालकर यहां तक पहुंचाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बिहार देश के सर्वश्रेष्ठ विकसित जो राज्य उनके मुकाबले खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बार बार 2014 के बाद कहा, हमारे लिए देश के विकास का मतलब है जो पूरब के राज्य पीछे छूट चुके हैं, यानी बंगाल, आपका उड़ीसा, बिहार, उनको आगे लाना। और आज बिहार कई चीजों में, आप लेटेस्ट फिगर देखें, डॉक्टर समीर रवि जो इकोनॉमिक एडवाइजर, जो इकोनॉमिक टीम में है प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों ने पेपर अभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा है किन राज्यों में गरीबी किस रूप में कम हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके मुकाबले सबसे कम गरीबी बिहार में, मतलब सबसे अधिक गरीबी बिहार ने घटाई और सबसे अधिक अचीव किया। महिलाओं का जो सशक्तिकरण बिहार में हुआ, महिला एक सक्सेस स्टोरी है नीतीश। बहुत बड़ी ताकत के रूप में लखपति महिलाएं, जो कहते हैं ना कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर डबल इंजन का क्या प्रभाव हो सकता है, वो देखना हो तो बिहार के आर्थिक विकास के जो आंकड़े हैं उनमें देखें आप। बड़ी तेजी से कई चीजों में बिहार ने देश के मुकाबले अपनी स्थिति को बेहतर किया। अब सवाल ये आता है कि नीतीश जी की भी एक लंबा समय हो गया, एंटी इनकम्बेंसी एक वर्ड है जो अक्सर यूज होता है हमारे, जब भी हम इलेक्शन कवरेज करते हैं। तो एक तो वो है, दूसरा उनकी सेहत को लेके भी कई बार सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसे एक्शन उन्होंने पब्लिक में किए जिससे लोगों के मन में संदेह है। ये भी एक संदेह है कि अगर आपका गठबंधन जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार को कंटिन्यू करेंगे एज अ सीएम या नहीं करेंगे। उनके नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं सारे जेडीयू के सिस्टम के और अब बीजेपी के सिस्टम के। एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको पहले अपनी दृष्टि नीतीश जी के बारे में बताऊं। सर अब आप पत्रकार के हिसाब से नहीं, आप तो मैं अभी जब बात कर रहा हूं तो मेरी वो दृष्टि भी है, क्योंकि उससे मैं चीजों को समझता हूं। नीतीश जी का कोई विकल्प बिहार में नहीं। आज जितने नए लोग क्षितिज पर देख रहे हैं उनमें विजन की तुलना अगर आप कहें तो नीतीश जी का मुकाबला आज किसी से नहीं है। फार एट। पहली चीज ये निजी निष्ठा और निजी जो कहते हैं पारदर्शिता। कोई आदमी 20 वर्ष सत्ता में रहते हुए बेदाग रहे, परिवार का कोई सदस्य न रखे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले और जयप्रकाश नारायण और लोहिया के आदर्शों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारे, जयप्रकाश नारायण और लोहिया का नाम लेकर अपने परिवार की हैसियत और संपत्ति न बढ़ाए, भ्रष्टाचार बढ़ाने में योगदान न दे, कुशासन का प्रतीक न बने। यह क्या पूरे देश के लिए आश्चर्य की बात नहीं कि नीतीश जी की व्यक्तिगत छवि कैसी है। शासन और उनकी कुशलता का सुशासन बाबू के रूप में उनका तो परिचय ही बना देश में। वो चीज मैंने आपको बताई। सेहत का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि सेहत ये जीवन में हम सबके उसमें एक उम्र एक सच है, पर नीतीश जी की जितनी बातें हैं आज भी मर्यादित आती हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें एक सुनियोजित ढंग से चुनाव में प्रचारित की गई। अब मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं और मैं पत्रकार के रूप में निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आप जरा पता करिएगा, विंदेश्वरी दुबे जी एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार में। जब वो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के दौर में, तो उनके बारे में क्या तथ्य सामने आए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। मैं आपको सारी चीजें तथ्य लिखा हुआ दिखा सकता हूं कि वो कहते क्या थे, करते क्या थे, किस रूप में वो काम करते थे, उनकी सेहत कैसी थी। जो लोग विंदेश्वरी दुबे के देखे हैं आज वो भूल रहे हैं।
एक उनके मुकाबले कोई ऐसी चीज नीतीश जी के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि उनकी सेहत तो कोई यू आर सेइंग समस्या ऑल इज वेल विद नीतीश। यस, आप उनके बयान देखिए, बड़े मर्यादित, बहुत ही। तो आपको लगता है बीजेपी कंटिन्यू करेगी अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें भी आती हैं तो? ये गठबंधन के नेता तय करेंगे, ये मेरा दायरा नहीं है। लेकिन घोषित तो वही है कि वही सीएम रहेंगे। जहां तक नेतृत्व के विजन का सवाल है, नीतीश जी का कोई विकल्प बिहार में किसी दल में नहीं है। तो मार्गदर्शक तो नहीं बनेंगे? मार्गदर्शक तो नहीं बना देंगे उनको? मैं निश्चित हूं वो उनकी सेहत से लेकर सक्रियता और उनका विजन उनको वही दायित्व देगा जो वो डिजर्व करते हैं। तो सर अब हम आते हैं विपक्ष पे। विपक्ष को आपने जैसे बोला कि आपने तो सीधा सीधा ब्लेम कांग्रेस और आरजेडी पे डाला है, जो बिहार की आज हालत है खस्ता उसके ऊपर। तो अभी जो आज की लीडरशिप, तो लालू राज, एक तरह से लालू भी फेडिंग है, वो अब इतने सक्रिय नहीं है पॉलिटिक्स में। तेजस्वी को आप किस तरह देखते हैं? और क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, तो ये पीके फैक्टर, ये ओवैसी, ये समीकरण क्या बन रहा है और इसका क्या असर हो सकता है पॉलिटिक्स में? पहली चीज मैं स्पष्ट करना चाहूँ नवीन जी, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, मैं सिर्फ तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे कांग्रेस के बारे में मैंने जो भी कहा, कांग्रेस लगभग अंतरिम सरकारें बनने लगी थी 47, 48 वगैरह से, और तब वो लोग प्रीमियर कहे जाते थे। तब से कांग्रेस लगभग सत्ता में रही। मान लीजिए 50 में, 52 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस ही सत्ता में रही। उस वक्त एक उल्लेखनीय काम कांग्रेस ने किया, जमींदारी उन्मूलन का। बिहार देश का पहला राज्य था जो काम हुआ। लेकिन कांग्रेस के राज्य में ही जो एक सपना ग्रोथ मॉडल का बिहार का होना चाहिए था, वो कहीं दिखता नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्थिक आंकड़े आप निकाल, बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य के रूप में बाद में शामिल हुआ। शुरू में तो उसकी स्थिति बेहतर थी। जी जी। वो राज्य शासन का पूरा दायित्व तब तो उन पर था, और कांग्रेस का वो प्रभाव था। पंडित जी देश में एक छत्र उनका राज्य था, और बिहार में कांग्रेस का राज्य था। वो वक्त था जब बिहार के विकास का मॉडल श्रेष्ठ मॉडल बन सकता था। डबल इंजन। तमिलनाडु में बना ना। तमिलनाडु में किस तरह से कामराज जैसा व्यक्ति, कामराज के बारे में धारणा थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, पर वैसे व्यक्ति ने कैसे नेतृत्व तमिलनाडु को दिया कि वो विकसित राज्य बना। उस तरह से बिहार के अनुकूल सारा माहौल होने, यानी स्टॉलवर्ड्स बिहार के बड़े नेता होते थे, प्रचंड बहुमत था। पर वो बहुमत आते आते किस रूप में चला गया, उनके नेता एक दूसरे पर क्या कहते थे, किस रूप में आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या कहा गया, 1 से 2% ग्रोथ रेट होता था, 2 से 3% हार्डली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। तो इसका जिम्मेदार, ये तो मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये किया, बल्कि ये तथ्य बता रहे हैं। 67 में फिर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी वहां पर, और जिसमें आपको आश्चर्य होगा जान करके, तब जनसंघ हुआ करती थी पार्टी। जनसंघ से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी सब एक साथ थे। उन दिनों जो एक तरह से मिलीजुली सरकारों का दौर आया, कोई महीने भर का मुख्यमंत्री, कोई 4 दिन का मुख्यमंत्री, कोई 6 दिन का मुख्यमंत्री, कोई इस तरह से अस्थिर सरकारों का जो दौर शुरू हुआ, वो अपना वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस जब सत्ता में आई दोबारा, तो आप देखें क्या हुआ। पूरा एक तरह से राजीव गांधी, प्रचंड बहुमत, कांग्रेस को राज्य ने प्रचंड बहुमत दिया। 85 से 90 के बीच में 6 मुख्यमंत्री उन्होंने बदले प्रचंड बहुमत होने के बाद। और मुख्यमंत्री, स्पीकर और राज्यपाल तीनों के बीच में एक दौर ऐसा था बिहार के राज्य में, जिस तरह के झगड़े हुए और जो बयान एक दूसरे के बारे में खुले रूप से तीनों ने दिए, वो सब छपे हुए दस्तावेज हैं। आज भी तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। आज भी देखा जाए तो विपक्ष बोल रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं, एसआईआर एक कॉन्स्पिरेसी है। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक ही पार्टी में मुख्यमंत्री, उसके अध्यक्ष विधानसभा के और राज्यपाल एक दूसरे के बारे में वो प्रतिपक्ष भी बन जाए, सरकार भी बन जाए। ये स्तर कांग्रेस ने सेट किया। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हम आज पे आते हैं लौट करके। अब आपने पूछा प्रशांत किशोर जी के बारे में, या नहीं, मैंने पहले पूछा कि ये इसको तेजस्वी के बारे में। तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने सारी पार्टियों को अपने विपक्ष का एक समूह बनाया है। तेजस्वी के स्वतंत्र नेतृत्व की अभी परीक्षा होनी बाकी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व संभाला था। लेकिन अलग से कोई अपनी छाप छोड़ सके अपने विजन पर, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई दूरदृष्टि का बिहार के विकास का नक्शा वो सामने ला सके हो, मैं कम से कम नहीं देख सका हूं। अगर देख लिया तो मैं जरूर अपना ओपिनियन उनके बारे में कहूंगा, लेकिन उनका नेतृत्व कोई बहुत उम्मीद पैदा नहीं करता। उसकी दूसरी वजह है कि कौन सी ताकतें उनके पीछे है। वो वही ताकतें हैं जो लालू जी के साथ थी।
वही ताकतें हैं जिन्होंने लालू जी के शासन के दौरान बहुत सारी चीजों के वो प्रतीक बन गए थे, विशेषण बन गए थे। कुशासन से लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन थी, उनमें वही लोग प्रतीक थे। तो वही ताकतें उनके साथ हैं। बट वो तो कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, हमने नौकरियां दी। वो कह रहे जब हम बने थे तो हमने बहुत सारी नौकरियां दी लोगों को। ये तो देखा जाना बाकी है। स्वतंत्र नेतृत्व तो नीतीश जी का था, जिस व्यक्ति को ये बिहार कैसे बदल चुका, यह दुनिया ने स्वीकार किया और नीतीश जी के नेतृत्व में स्वीकार किया। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो तथ्य बता रहा हूँ। 11-12 के आसपास स्वामीनाथन अय्यर, डॉक्टर लवीस भंडारी और हमारे भारत सरकार के जो भी प्रधानमंत्री हैं, उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे, पिछले विवेक देबरॉय नहीं रहे, उन तीनों ने एक पुस्तिका बनाई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स पर। उनकी रिपोर्ट में था कि किस तरह बिहार ने देश को आगे बढ़ाया है। जब देश का औसत विकास दर नीचे चला गया था, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5-6 से लेकर के 11-12 तक इतनी तेज प्रगति बिहार की हुई जो विकसित राज्यों की भी नहीं हुई। उसने देश की गाड़ी को आगे खींचा, उसने देश के नेशनल ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाया। तो सर आप कैसे इमिग्रेशन रोकेंगे, ये बताइए। आप इमिग्रेशन कैसे रोकेंगे वहां से, पलायन? एक तो 2-3 चीजों के बारे में बड़ा हमें स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। बिहार का आज लैंड आप देखिए और आबादी देखिए। आबादी देश में शायद सबसे अधिक, जो राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो आबादी वाला वो राज्य है। पर किलोमीटर सबसे अधिक वहां पर रहने वाले लोग हैं। और बिहार का एक लंबे अरसे तक 30-40 वर्षों तक नीतीश जी के पहले जो कुशासन का लंबा दौर रहा, उसने नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया, जो स्किल्स बनने थे खत्म कर दिया। वो सारी चीजें होने के साथ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो माहौल बना, जिसके बाद 20 वर्षों के प्रयास के बाद वो जो कहते हैं ना, जो पहले मैंने आपसे कहा कि जो रोस्टो ने कहा, छलांग लगाने की स्थिति में बिहार आज खड़ा है। तो आज इन चीजों पर, और केंद्र में एक अनुकूल सरकार है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ने में मदद की, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, रेल से लेकर, बाकी चीजों को मॉडर्नाइज करने में। अभी कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी अभी खुल रही है। मैं आपको बताऊं, 90 से 95 के दौर पे लालू जी बहुत ताकतवर थे। उन्होंने एक चरवाहा विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया, चरवाहा विद्यालय खोला। मैं मानता हूं कि अच्छी चीज थी, लेकिन चरवाहा विद्यालय से जो स्किल निकला वो आज दिखाई नहीं देता। उसी वक्त उदारीकरण के ठीक बाद भारत में जो दक्षिण के राज्य हैं, उन्होंने बड़ी तेज प्रगति की, क्योंकि उदारीकरण के बाद एक अवसर आया था। पर हमारे यहां उदारीकरण के बाद ये विद्यालय खुल रहा था। आप देखें आंध्र में उन्हीं दिनों हर जिले में टेक्निकल उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले, टेक्निकल कॉलेजेस खोला। आज उनसे निकले बच्चे पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उनका रुतबा है, वो राज्य को आगे ले जा रहे हैं। तो हमने वो स्किल्स पैदा नहीं की। जो स्किल पैदा करने का काम उस दौर में होना चाहिए था, जहां पर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों से लेकर अध्यापकों की कैसे नियुक्ति हो रही थी। नवीन जी, केमिस्ट्री में मैं प्रतीक के रूप में कह रहा हूं कि केमिस्ट्री के अध्यापक हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और हिस्ट्री के केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ये माहौल बन गया था। हरिवंश जी, लेकिन बार बार हम पुरानी बात करके आज की चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट 20 साल से कुछ भी कहिए, 20 साल एक लंबा समय है। हमेशा ध्यान रखिएगा, चीजों को बनाने का एक सिलसिला लंबा समय लगता है। आज बिहार में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मैनेजमेंट से लेकर के क्या फर्क आया है नवीन जी। फर्क तो नहीं, मैं आपको उस रूप में बताऊं जो आप कह रहे हैं 20 वर्षों का। उसमें पहले हमारे बिहार के सबसे अधिक छात्र दक्षिण के राज्यों में इंजीनियरिंग पढ़ने जाते थे, मेडिकल पढ़ने जाते थे। गरीब राज्य यहां से उसका फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता था। आज जो सारे मेडिकल से, इंजीनियरिंग से लेकर सारे कॉलेजेस बिहार में खुल रहे हैं, मैनेजमेंट के कॉलेजेस खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस खुल गए। और कितने कॉलेज की संख्या मैं आपको बताऊं तो पता चले कहां खड़े हैं। अब प्रॉब्लम कहां है जो मैं आपको बताऊं, एजुकेशन का वो स्किल, एजुकेशन का वो स्तर आगे बढ़ाने का। हमने तो अपने विश्वविद्यालयों को, अपने बाकी चीजों को 90 से 2005 तक तो खंडहर बना दिया था, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे हमारे। तो जहां से लोग निकलेंगे तो 1-2 पीढ़ियां लगती हैं समय के। तो अब आपको लगता है आपको एक टेन्योर और चाहिए इसको टेक ऑफ कराने के लिए? डेफिनेटली उस जगह बिहार आज खड़ा है जिसे कहते हैं एयरपोर्ट बन चुका है। फ्लाइट नहीं है, छलांग लगाने को मैंने, जो रोस्टो ने आर्थिक विकास के मुहावरे में कहा। क्या लग रहा है आपको फ्लाइट उड़ा पाएंगे इस बार, या फ्लाइट नहीं जा पाएगी? डेफिनेटली मेरा विश्वास है बिहार की जनता कितने सीट आएंगी लगता है आपको? मैं ये थोड़ा आप तो पत्रकार वाला, अब अपना एनालिसिस बताइए। मैं सीटों पर कोई अभी फोरकास्ट नहीं कर सकता नवीन जी, लेकिन ये निश्चित कहता हूं मेजॉरिटी मिलनी चाहिए और कंफर्टेबल। आपने अभी पीके के बारे में हमें बताया नहीं,
कि आपका क्या आंकलन है? नहीं, सब कह रहे हैं कि वो एक भीड़ इकट्ठी कर रहा नहीं, है, मैं चर्चा में बना हुआ है, वही मीडिया बहुत डिस्कशन कर रही है। मैं एक बात के लिए उल्लेख करूंगा कि राजनीति के कुछ सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने बंद कर दिए हैं, कम से कम स्वराज के समूह के लोगों ने उन सवालों को उठाना शुरू किया है। लेकिन नहीं, जैसे मैंने राजनीति में बहुत सारे शुचिता के सवाल, राजनीति में चुनाव के खर्चे का सवाल, कब कहाँ तक, लेकिन क्या वो कहाँ तक, डिफरेंशिएटर है? न मैं वही बता रहा हूँ, कहाँ तक व्यवस्था में मतलब कहाँ सुधार होना चाहिए, कैसे क्या, ऐसे सवालों को। पर याद रखिए, बिहार को, बिहार के नहीं पूरे देश की राजनीति को, 52 के चुनाव में बिहार समेत पूरे देश में समाजवादी पार्टी को कहा जाता था कि वो सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में शासक पार्टी के रूप में आएगी। इवन जवाहरलाल जी ने कहा कई जगहों पर कि जयप्रकाश नारायण की सभाओं में हमसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, और बिहार में तो कॉन्फिडेंट थे कि 52 में हम चुनाव में आ रहे हैं। पर सोशलिस्ट पार्टी ने जिन सवालों को उठाना शुरू किया, जो बुनियादी जन सवाल थी, या जयप्रकाश नारायण ने या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, वो असर आपको 67 में दिखा। तो प्रशांत किशोर या उनके समूह के लोग जो ऐसे सवाल बुनियादी उठा रहे हैं, वो लंबा समय लगेगा। जनता तो इस बार उनको लगता नहीं आपको मार्क कर पाएंगे सीट्स? कुछ सीटें हो सकती है, कुछ वोट मिल सकते हैं। हमारे यहाँ एक शेतकरी संगठन हुआ करता था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र में। उसके बड़े नेता होते थे शरद जोशी, जहाँ तक मुझे याद है। एक जमाने में कितनी सीटें उनको मिली, लगता था कि बिल्कुल लेफ्ट को भी सीट्स मिलती है। बहुत, बिहार में लेफ्ट बहुत ताकतवर था। बिहार में नारा लगता था लेनिनग्राद के बाद बेगूसराय वो जगह है। बिहार में सीपीआई की सीटें जबरदस्त मजबूत हुआ करती थी। सीपीआई सीपीएम मिलकर एक ताकत होते थे, और आज भी सीपीआई एमएल के लोग जो ग्रुप। देखिए, आपने खुद एडमिट किया कि जो सवाल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाने छोड़ दिए, वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। तो मतलब आपकी पार्टी ने भी वो सवाल उठाने छोड़ दिए? प्रशांत किशोर ने नहीं, मैंने कहा उस समूह ने, वही लीड कर रहे हैं ना। ठीक है, पर वही नहीं, बाकी उसमें और भी लोग हैं जो समूह के सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों को आज मेन स्ट्रीम की राजनीति भी लाए उनसे सीख करके, तो उनके लिए एक मौका है, मैं ये मानता हूं। तो मैंने ये नहीं कहा कि हम सब लगातार उन सवालों को उठाते हैं, कहते हैं, और आज भी जहां पर मुद्दे अवसर मिलते हैं हम सब वो सवालों को रखते हैं। क्या अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी सीट पे लेके थोड़ी मारामारी है, तो ये रेगुलर एक फीचर है? परिवार एक परिवार होता है, 5 सदस्य हम होते हैं नवीन जी, तो 5 तरह के मत होते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज है। भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की ये ब्यूटी तो हम लोग अप्रिशिएट करें कि कोलिजन बना करके साथ काम करने की क्षमता भी एक अद्भुत क्षमता। सर, वोट चोर, गद्दी छोड़, SIR 60 लाख वोट काट दिए, 65 लाख वोट काट दिए, वो कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म कर दी। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? इन कुप्रचारों के बारे में कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना चाहते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो उसका एहसास होता है। आज की तारीख में आपके यहाँ न्यायपालिका इतनी महत्वपूर्ण मतलब वॉचडॉग है, अलग से चुनाव आयोग अपने उसकी अस्मिता है, और मोर ओवर सारी चीजें ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रही हैं। उसके बाद भी इन सवालों को उठा रहे हैं आप। जहां पर आप जीत जाते हैं कर्नाटक में, जहां पर आपको मेजॉरिटी मिल जाती है, अन्य जगहों पर लोकसभा चुनाव में आपको अप्रत्याशित जीत मिल जाती है, तो वो तब वो बैलेट ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। जहां आपको नहीं मिलता, अनुकूल नहीं होता, वो खराब है। ये एक कुछ ताकतें, ये देश बहुत तेजी से पिछले लगभग 14 के बाद से कई चीजों में प्रतिमान बन गया। आज दुनिया के स्तर पर आप जाएं तो भारत का जो गौरव दिखाई देता है नवीन जी, उससे पता चलता है कि भारत की यात्रा कितनी सफल रही है। तो उसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं जो उसको कमजोर। अरिवान जी, आपने बोला नीतीश ही अनपैरेलल्ड फेस हैं आज की डेट में, लेकिन बार बार फिर मोदी जी को जाना पड़ता है करने के लिए। मोदी जी की इतनी सारी रैलीज अभी वहाँ पे लाइंड अप हैं बिहार में, तो क्या मोदी जी चेहरा है या नीतीश चेहरा है? दोनों चेहरा। राज्य के स्तर पर नीतीश जी और मोदी जी तो आज इंटरनेशनल उनकी एक पहचान है। और भारत में तो बड़ी, आज भी देखें आप, जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं उसमें उनकी इतना लोकप्रियता का कोई नेता नहीं। और नीतीश जी के बारे में आपने इस बात पर गौर किया दूसरे पक्ष पर कि 20 वर्षों में वो कैसे उनका एक स्टेबल जनाधार बना हुआ है और बेदाग उनका व्यक्तित्व बना हुआ है। तो जो चीज प्रधानमंत्री जी के बारे में देश स्तर पर सही है, नीतीश जी के लिए वो सही है बिहार में। तो कोई ये दोनों मिलकर के ही बड़ी ताकत बनते हैं। तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप बीजेपी पे भी कुछ बताएं, स्टेट बीजेपी पे उधर कौन चेहरे हैं? उधर देखा जाता है कि बड़ी इनफाइटिंग है, कभी एक खेमा दूसरा खेमा, या वो भी परिवार ही है?
नहीं, परिवार स्टेट बीजेपी के देखिए अलग-अलग नेता हैं और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें एक दल में नहीं, एक परिवार के लोग भी अलग-अलग मत रखते हैं। तो बीजेपी तो एक पार्टी है, लेकिन बीजेपी के जो सेकंड कैडर का लीडरशिप है, उनके साथ मुझे बहुत काम करने का अनुभव नहीं है, तो मैं कोई टिप्पणी उनके बारे में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन नीतीश जी के स्टेच्योर का नेता आज किसी दल के पास बिहार में नहीं। सर, कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी कहते हैं कि पूरी तरह से जा नहीं पाई वहाँ से। यादव है तो यादव को वोट देंगे, मुस्लिम है तो एक पर्टिकुलर को वोट देंगे, दूसरी कास्ट है ऐसे। इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? नवीन जी, 1934-35 से समस्या शुरू हुई बिहार में। बड़ा अर्थक्वेक हुआ था 34 में। उस दौरान से लेकर अब तक मैं आपको पचासों उदाहरण गिना सकता हूँ। एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 52-53 के बाद कि मैं बिहार आता हूँ तो मुझे हर एक कास्ट का नाम लेकर कि पंडित मिलते हैं, भूमिहार मिलते हैं, राजपूत मिलते हैं, यादव मिलते हैं, पिछड़े मिलते हैं, भारतीय कोई नहीं मिलता। पर 34-35 से ही लोगों ने अपने को कास्ट में आइडेंटिफाई करना शुरू किया और वो चीज आज तक उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने और बढ़ावा किया। 52 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी जब भी बात करती थी तो गरीबों की बात करती थी और एक दौर था बिहार में सोशलिस्ट भी और कम्युनिस्ट भी और नक्सल्स भी, उनकी उनके यहां जो टॉप पर जो लीडरशिप थी उसमें अनेक अगड़े थे जिन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी समानता की। तो वो एक सपना था समाज को बराबर बनाने का। लेकिन जब भी बड़े सपने कमजोर बनते हैं तो सेल्फ आइडेंटिटी उभर कर आती है जातियों की। तो जातियों का आइडेंटिटी बिहार में है, यह आपने सही कहा। पर वो धीरे धीरे अब जिस रूप में बाकी चीजों का असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों पर, गवर्नेंस से लेकर विकास से लेकर बाकी जो सवाल उठाया आपने, मतलब सबसे अधिक 40% युवा आबादी बिहार की है। ये युवा, मुझे उम्मीद है कि जाति के इस स्वरूप से आगे निकलकर सोचेंगे। 52 के चुनाव में लोहिया और जयप्रकाश जब बात करते थे तो गरीबों की बात करते थे, तो कास्ट की बात नहीं करते थे। उनका अर्थ पिछड़ों को आगे लाने से गरीबों को, तब वो पिछड़े ही गरीब होते थे, उनको आगे लाने का था। पर बाकी बाद के नेताओं ने इस चीज को छोड़ दिया। इसलिए इस कास्ट की पॉलिटिक्स से निकलकर विकास की पॉलिटिक्स की तरफ बिहार आए। तो जो एक बात लोग कहते हैं कि आज बिहार के आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी या बिहार के टेक्नोक्रेट्स, मैनेजमेंट के या बिहार के बुद्धिजीवी पूरी दुनिया में पसरे मिलते हैं, पर बिहार में वो क्यों छाप नहीं छोड़ पाते? तो ये जो कास्ट की राजनीति जो शुरू हुई कांग्रेस से, उसका मैं इतिहास बता सकता हूँ कैसे कांग्रेस ने अपने जमाने में प्रमोट किया और वो आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको बाकी दलों ने कैसे प्रमोट किया। 67 से दूसरा दौर शुरू हुआ। अंततः हमें निकल करके इससे एक राज्य के विकास, राज्य के सुशासन और वो समस्या जो आपने उठाई कि कैसे तेजी से अर्बनाइजेशन हो, पलायन की स्थिति न बने और हम आगे जा सके, अपनी छाप छोड़ सके, वो स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये कास्ट का बंधन इन नई पीढ़ी के साथ कमजोर होगा। आप मुझे बताइए, अब आपके बारे में मेरा एक दो सवाल है लास्ट में, कि आपका अब क्या रोड मैप है आगे? मैं आभारी हूँ नीतीश कुमार जी का। उन्होंने मुझे संसद में या राज्यसभा भेजने का काम किया। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और एनडीए के सभी नेताओं का। उन्होंने मुझे राज्यसभा में उपसभापति के रूप में काम करने का दायित्व दिया। जो दायित्व और काम मिला वो मैंने अपनी क्षमता भर बखूबी निर्वाह किया, पद की मर्यादा और गरिमा के अनुसार। मेरा कार्यकाल खत्म होगा मेरा। तो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे आप? क्या मैं 12 वर्ष रहा ये पर्याप्त नहीं है या रह लूंगा 6 महीने? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। जब मैं सांसद के रूप में था तो मेरी भूमिका एक प्रखर सांसद की हो, ये मेरी हमेशा कोशिश रही। जब मैं उपसभापति के रूप में रहा तो देश और देश के बाहर जो देश का काम मिले या संसद का काम मिले वो बखूबी कर सकूं। मेरा सांसद फंड मिला, मैंने बिहार में सारे सांसद फंड अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने में दिया। पहला इंस्टीट्यूशन बिहार में बनाया आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में, नीतीश जी से ही बात करके। वहां पर नदियों के अध्ययन का केंद्र खोला। नवीन जी, बिहार नदियों का प्रदेश है, लेकिन आज तक बिहार में नदियों के अध्ययन का केंद्र नहीं था, कि उनका डाटा नहीं था, कि वो डाटा, जैसे नदियां अपनी धारा बदलती हैं तो कैसे गांव खत्म होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है, फंक्शनल हो गया। 2 सेंटर्स मैंने बिहार पटना आईआईटी को दिए। एक दिया अर्थक्वेक स्टडी सेंटर, यानी भूकंप का इलाका है पूरा, आप जानते हैं बिहार 34, तो उस पर कैसे अध्ययन हो सके, हिमालयन जोन है उस पर वो संस्था, वो बिल्डिंग, उसका लोकार्पण हो गया। एक मैंने दिया वैनिसिंग लैंग्वेजेस पर,
उसका भी लगभग लोकार्पण दोनों बिल्डिंगों का अभी आईआईटी पटना काफी में हुआ। रिसर्च पे आपने कहा ध्यान और दिया। तीसरा मैंने दिया एआई पर, ये मगध विश्वविद्यालय को दिया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर बिहार में बने। और चौथा दिया मैनेजमेंट सेंटर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर बिहार सरकार की मदद से वो खड़ा हुआ है, आईआईएम के बराबर स्टेटस का, बहुत मशहूर पटना में। उसको अपना फंड दिया कि वो कैसे पॉलिसी लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर में उनका क्या योगदान हो सकता है उसमें। तो हमने सारे फंड ऐसी जगहों पे दिए, क्योंकि आज की तारीख में शिक्षा ही दुनिया में आपको श्रेष्ठ ले जा सकती है, बना सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, और नीतीश जी का शुरू से जोर रहा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर, कि आज की तारीख में शोध, आज की तारीख में आपके स्किल्स, आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल आपका ज्ञान, यही दुनिया में आपकी तकदीर तय करेंगे। तो हमने अपना सारा फंड उसमें लगाया। हरिवंश जी, आपका बड़ा लंबा करियर रहा है। क्या आपको लगता है, आपको दुख होता है कि जो आज एक स्तर गिर गया है नैरेटिव का? मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, सब तरफ जो डिबेट का, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक लेवल नीचे चला गया है, गाली गलौज, अपशब्द, संस्थानों पर सवाल जवाब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर सवाल जवाब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या दुख होता है ये सब आप देखते हैं तो? इससे मतलब जो हालात आजकल बातचीत और जिस तरह का नैरेटिव दिखाई देता है, ये किसी भी समाज के लिए चिंताजनक है। पर ये सिर्फ एक एंगल से आप राजनीति में देख रहे हैं नवीन जी। इसकी शुरुआत आजादी बाद ही हो गई थी। चरित्र निर्माण, अगर चरित्र पर जैसे गांधी ने जोर दिया, गांधी एक एक पार्टी में अगर व्यक्ति आता था, कांग्रेस का सदस्य भी बनता था, जब वो कांग्रेस में एक्टिवली इंगेज थे, तो उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या है, वो व्यक्ति कितना खुद श्रम करता है, उसकी ईमानदारी से लेकर उसको वैल्यू सिस्टम क्या है, ये गांधी परखते थे। उसका पैरामीटर बना रखा था, 20 क्वेश्चनर थे जो हर व्यक्ति के बारे में तय होता था। तो जब आज़ादी मिल गई, तो आप एक किताब जरूर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से लोग पढ़ें। ये दुर्गादास बड़े पत्रकार हुए, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उनकी बड़ी मशहूर किताब है। दुर्गादास जी गांधी जी के करीब थे, दुर्गादास जी करीब थे हमारे राजेंद्र बाबू के, दुर्गादास जी करीब थे जवाहरलाल जी के, सरदार पटेल के, हमारे मौलाना आज़ाद के। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्ति थे। और हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के और उस वक्त के बहुत बड़े पत्रकारों में विश्वसनीय, उस किताब में उन्होंने लिखा है, राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि करप्शन बढ़ रहा है, इस करप्शन को कंट्रोल करिए। नहीं तो ये कांग्रेस के कॉफिन में लास्ट नेल सिद्ध होगा। इट्स अंडर कोट मैं आपको कह रहा हूं, कैसे वहां से भ्रष्टाचार और चारित्रिक पतन शुरू हुआ देश में। पंडित जी खुद बड़े व्यक्ति थे, मैं ये मानता हूं, पर वो इस सिस्टम को, उनको शायद लगा कि हमारे मंत्रिमंडल पर ये टिप्पणी है, उनको बहुत बुरा लगा और इसका उन्होंने बहुत बुरा माना राजेंद्र प्रसाद के प्रति। उसके आगे 10 वर्षों बाद जाकर के हमारे मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट किताब है एजी नूरानी की। एजी नूरानी बहुत बड़े व्यक्ति थे, ये लगभग 60-65 के आसपास। भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ, 65-70 तक आते किस रूप में पहुंचा, बाद में बोफोर्स से लेकर कहां तक पहुंच गए हम। तो ये जो समाज का परिवर्तन पतन शुरू हुआ नवीन जी, ये राजनीतिक बदलाव और राजनीतिक ये बोलचाल और राजनीतिक नैरेटिव उसी से निकला, इसी समाज से ये राजनीतिक लोग निकले हैं। आज जरूरत है, अगर एक क्वेश्चन आप कहें कि देश में सबसे अधिक एड्रेस किया जाना चाहिए, वो चरित्र निर्माण का है और स्कूलों से शुरू होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम पढ़ाया जाना चाहिए। हमारा समाज, मैं 2 चीज कहकर अपनी बात अगर इजाजत दें तो खत्म करूंगा। कामराज अपढ़ थे, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो कांग्रेस के ऑफिस के आगे रात में नाइट गार्ड होते थे। वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और मरे तो पास में एक पेन्नी था, कुछ पैसा नहीं था। क्या वैल्यू सिस्टम था उस व्यक्ति का, उनके बारे में अनेक प्रसंग सुना सकता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी मां को, विधवा मां को गांव में रखते थे, अपने पास नहीं बुलाते थे। लोगों ने कहा क्यों नहीं बुलाते, कहे कि मां को बुला लूंगा तो सारे रिश्तेदार आने लगेंगे कल से पैरवी लेकर के। और गांव जाते थे महीने में, और जिस गाड़ी से जाते थे उसका पैसा भी सरकार के ऑफिस में जमा करते थे। उस व्यक्ति ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या सपना देखा और किस तरह तमिलनाडु को आगे बढ़ाया, ये अलग विषय है, कभी मैं आपको बताऊंगा, कभी अलग चर्चा करेंगे हम लोग। तो चरित्र इस तरह का राजनीति में भी पहले हुआ करता था। मैं आता हूं जिस गांव से, वो जयप्रकाश नारायण का गांव है, वो 2 नदियों के बीच का गांव है और मोस्टली हम अपढ़ लोग हुआ करते थे। हमारे से पढ़ा लिखा कोई इतना बड़े गाँव में 3 जिलों में है, 2 राज्यों में, आरा, बलिया, छपरा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हार्डली कोई पढ़ा लिखा मिलता था। पर उस गांव में भी कोई राहत की सामग्री आती थी
तो नवीन जी लोग कहते थे, अपढ़ आदमी कहता था कि मुझसे भी गरीब वो है, पहले उस घर में दो तब मुझे दो। और आज वैल्यू सिस्टम यहां पहुंच गया है कि वहां भी अगर, जबकि वो गरीबी नहीं रही, वो बदलाव जो मैंने देखा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपने खुद गांव की बात बता रहा हूं, जो एक द्वीप होता था बिल्कुल, और गांधी ने जो कहा सबसे पिछड़े देश के गांव जो थे, उनमें से कोई वो एक गांव था। आज वहां भी समर्थ व्यक्ति सबसे पहले कहता है सारी राहत हमें दो। ये सारे राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमने 48-50 से जो पतन का दौर शुरू हुआ उसको हमने रोका नहीं। वो एक मौका था जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है, वो मौका था 77 के आंदोलन का। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार जब वो लाल किले से कहते हैं कि हमें चरित्र निर्माण के लिए भी लगना है, और जो बार बार वो प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई के अपने नायकों को हम लोग याद करें, उनके बारे में सूचीबद्ध करें, तो उस चरित्र के निर्माण की ही बात है। लेकिन इस चरित्र निर्माण के साथ साथ हमें समाज के स्तर पर एक पैरेलल स्वतंत्र समानांतर अभियान चलाना पड़ेगा। समाज कैसे बने, जिससे गांधी जैसी ताकतें, अविनाश विनोबा जी, ये जैसी बात ताकतें। अच्छी आपने बताई, सारा बहुत अच्छा से ब्यौरा दिया। लेकिन फिर भी मैं आखिरी में एंड करूंगा अपनी तरफ से बोल के कि आप अच्छी चीज सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टीज हो, विरोधाभास कायम है। क्रिमिनल्स को, धनवान लोगों को, गुंडों को, सबको टिकटें मिल रही हैं, सबको टिकटें मिलती आई हैं। इस पर रोक कब लगेगी ये हमें पता मैंने नहीं। कहा सामाजिक चेतना और सामाजिक जगाव यही माध्यम है। अभी भी कई डॉन्स जो हैं, फॉर्मर डॉन्स, वो टिकट ले रहे हैं, पार्टियों से खड़े हो रहे हैं। मैं नहीं जाता वक्त विशेष पे, लेकिन आप भी जानते हैं मैं वो ये चल रहा है, ये रुका नहीं है। मैं उस प्रवृत्ति के प्रवृत्ति को रोकने के लिए कह रहा हूं कि सामाजिक चेतना ही और सामाजिक दबाव ही मात्र रास्ता है। उन रास्तों पर हम चले जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और विनोबा जैसे लोगों ने बताया। चलिए, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत धन्यवाद।